हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं भाई। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भाई एक चैप्टर की, जिसको हमने लिया है पिलैकन की इस सामान्य विज्ञान की जो किताब हमारे पास आई है, जिसमें हमारे पास में दिया गया है भाई सामान्य विज्ञान के हमारे पास में बहुत सारी थ्योरी भी साथ में दी गई है, और साथ ही साथ हमारे पास एमसीक्यू भी इसके क्या है भाई दिए गए हैं, जिससे आप अपने साइंस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो जनरल साइंस की ये बुक है जो पिनेकल पब्लिकेशन के द्वारा आने वाली है। इस किताब को आप चाहे तो ऑनलाइन किसी भी मीडियम से परचेस कर सकते हैं। बुक की जो लिंक है वो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी जाएगी, जिससे आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ में ये बुक तैयार की गई है, जिसमें एनसीईआरटी पर आधारित जितनी भी थ्योरी होती है और प्लस उससे जैसे भी न्यूमेरिकल्स आपके पास बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्दी से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। इससे देखिएगा, इसी किताब से हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। चलिएगा भाई, आज की क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन को लेकर सबसे पहले, फिर हम आगे चलेंगे ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण को भी हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई कि फ्रिक्शन हमारे पास में क्या चीज होती है। तो अगर हम बात करें दोस्त कि फ्रिक्शन हमारे पास में क्या है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, फ्रिक्शन को समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास में फ्रिक्शन क्या होता है। और इसे अगर हम कहें भाई तो हिंदी में हम इसे जानते हैं घर्षण के नाम से। हम इसे जानते हैं भाई घर्षण के नाम से। तो देखिएगा, घर्षण हमारे पास में क्या होता है भाई, कि जब भी हमारे पास में दो सतह एक दूसरे के ऊपर क्या होती है भाई, फिसलने की कोशिश करती है, दो सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलने की कोशिश करती है, तो उनके जो संपर्क के तल होते हैं, उन संपर्क के तलों के बीच में एक बल कार्य करता है, जो उनकी सापेक्षिक गति का, एक दूसरे के सापेक्ष है, एक दूसरे के रिलेटिव जो वो मोशन कर रहे हैं या गति कर रहे हैं, उस गति का क्या करता है भाई, विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। तो घर्षण के विषय में कुछ हमें इंपॉर्टेंट से पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम याद रखेंगे भाई कि जो हमारे पास में घर्षण है दोस्त, तो घर्षण हमारे पास में क्या है भाई, घर्षण एक संपर्क में लगने वाला बल है। तो घर्षण एक हमारे पास में संपर्क बल है दोस्त। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि घर्षण अपने आप में क्या है, एक संपर्क बल है। अगर संपर्क बल की बात करें दोस्त, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स हमारे पास में ये हो जाता है। तो फ्रिक्शन अपने आप में क्या है दोस्त, एक कांटेक्ट में लगने वाला फोर्स है, एक कांटेक्ट में लगने वाला फोर्स है। अब देखिएगा, घर्षण जो है दोस्त हमारे पास में कितनी सतह उसके संपर्क में है उस पर निर्भर नहीं करता है, या वस्तु किस गति से चल रही है उस पर क्या करता है भाई, निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण हमारे पास में किन चीजों पर निर्भर नहीं करता है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो हमारे पास में घर्षण है भाई, फ्रिक्शन है, ये हमेशा क्या होगा भाई, जो हमारे पास संपर्क वाली सतह होगी दोस्त, जिसे हमने कहा है कॉन्टैक्ट सरफेस, संपर्क सतह, और जो हमारे पास में चाल होगी या जो गति होगी भाई, चाल पर डिपेंड नहीं करता है, चाल पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, चाल पर निर्भर नहीं करता है भाई, है ना जी। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ से ध्यान रखनी है ना जी। चाल संपर्क सतह की बात करें तो कॉन्टैक्ट सरफेस हम कहेंगे, और चाल को हम कह सकते हैं भाई स्पीड या वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। चलिएगा, कुछ आगे की इंपॉर्टेंट से पॉइंट हम इसमें समझते हैं भाई। देखिएगा, हमारे नोट्स में कुछ चीजें दी गई है। तो घर्षण एक ऐसा बल है दोस्त जो एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं का क्या करता है, गति का विरोध करता है भाई, गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब देखिएगा, घर्षण उत्पन्न क्यों होता है, इसका हम कारण समझते हैं कि दो सतह के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है वो क्यों उत्पन्न होता है भाई। तो यह वस्तुओं की सतहों के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, और उनकी गति को क्या करता है भाई, धीमा करता है या बाधित करने की कोशिश करता है। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या चीज है भाई। अगर हमारे पास में कुछ ऐसे, हमारे पास में दो हम सतहें ले लेते हैं, दो हम यहाँ पर ब्लॉक ले लेते हैं भाई। इस पहले ब्लॉक के ऊपर मैंने दूसरे ब्लॉक को रखा, और इसको हम आगे की तरफ क्या करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक को आगे की तरफ चलाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे, हम जानते हैं कि जब भी दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो पहली वस्तु दूसरे के ऊपर बल लगाती है और दूसरी वस्तु पहले के ऊपर बल लगाती है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में बल लगता है, जिसे हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया, या परस्पर एक दूसरे के ऊपर जो बल ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं भाई, उसके कारण क्या होता है दोस्त, यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण करता क्या है, तो इन दोनों की सापेक्षिक गति का क्या करता है भाई, विरोध यहाँ पर करता है। अब देखिएगा, घर्षण जो है भाई कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी होता है,
और कभी कभी क्या करता है भाई, नुकसानदायक भी हो जाता है ना जी। फायदे की अगर हम बात करें तो घर्षण के कारण ही संभव है कि हम जमीन पर चल पाते हैं। अगर घर्षण हमारे पास में कम हो जाए भाई तो हम जमीन पर नहीं चल पाएंगे। आप इसका बढ़िया उदाहरण देख सकते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए आप चल रहे हैं भाई, है ना जी, आप किसी सतह पर चल रहे हैं और चलते चलते आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया। तो केले का छिलका आने से क्या होगा भाई, केले के छिलके में काफी मात्रा में चिकनाई हमारे पास होती है, उसके कारण आप स्लिप हो जाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ, घर्षण की मात्रा कम हो गई, घर्षण वहां पर कम हो गया। घर्षण कम होने के कारण क्या हुआ, व्यक्ति फिसल जाएगा। तो घर्षण हमारे लिए कई जगह लाभदायक भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी मशीन में, अगर हमारे पास कुछ पुर्जे चल रहे हैं तो मशीन में जो पुर्जे चलते हैं भाई वो घर्षण के कारण घिसते भी हैं। तो घर्षण कहीं पर हमारे पास लाभदायक भी है भाई और कहीं पर हमारे पास नुकसानदायक भी हो जाता है। तो देखिएगा, घर्षण ओवरऑल हमारे पास फायदेमंद होता है। जो नुकसानदायक होता है उस स्थिति में हम कुछ स्नेहक पदार्थ का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का हम उपयोग करते हैं, जिससे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, तेल या ग्रीस का आप लोग उपयोग करते हैं भाई, बैरिंग वगैरह जो हम लगाते हैं उसमें हम तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होने वाला जो उत्पन्न होने वाला घर्षण है वो घर्षण हमारा कम हो जाए और वस्तु या जो भी हमारी मशीन है वो बढ़िया से क्या हो भाई, चलती रहे। बहुत बढ़िया से क्या हो, मशीन हमारी चलते रहे। तो घर्षण से हमें लाभ भी है और घर्षण से हमें हानि भी यहाँ पर हो जाती है। आगे देखिएगा, अगर हम घर्षण की बात करें दोस्त, तो देखिए, अगर आप किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, अगर आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ पर सतह के बीच में क्या होगा, जमीन से जो भी सतह इसकी जुड़ी हुई होगी इसमें घर्षण होता है। घर्षण के कारण हमें ज्यादा ताकत वहां पे लगानी पड़ती है। अगर उसी की जगह अगर हम यहाँ पर ये सतह बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती तो आसानी से हम क्या कर सकते थे, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक धक्का दे सकते थे। या अगर हम बात करें कि कुछ इस प्रकार से आपका टॉवेल फंसा है भाई, अगर आप इसको खींचेंगे तो कुछ आपको बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, घर्षण के कुछ उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिएगा, घर्षण के हमारे पास में कुछ प्रकार होते हैं। अगर हम घर्षण के प्रकारों की बात करें तो हम सबसे पहला प्रकार लेते हैं भाई स्थैतिक घर्षण, और दूसरा हमारे पास में होता है गतिक घर्षण, है ना जी। तो घर्षण के हम प्रकारों को लेकर बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि घर्षण जो हमारे पास में होता है भाई, इसके दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास में प्रकार आता है दोस्त इसका स्थैतिक घर्षण का, है ना जी। स्थैतिक घर्षण या इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहाँ पर काम करेगा भाई, तो ये हमारे पास में काम करेगा दोस्त जब हमारे पास में वस्तु कहाँ पर होगी, आराम में होगी या विराम में वो क्या होगी, रखी हुई होगी। सेकंड हमारे पास में होता है दोस्त, अगर सेकंड की बात करें तो इसे हम कहते हैं गतिक घर्षण के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास गतिक घर्षण का होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना जी। लिमिटिंग, इसके बाद सीमांत घर्षण और काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सेकंड टाइप हमारे पास में आ जाएगा दोस्त, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास में आ जाएगा, इसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, हम इसे कहते हैं। अब देखिएगा, इनके बीच में हमारे पास में एक पॉइंट और निकल कर आता है। इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति भी हमारे पास निकल कर आती है कि जब वस्तु हमारे पास बिल्कुल गति में आने वाली है लेकिन गति में आई नहीं है, एक बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास तीसरा प्रकार आ जाता है भाई, उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। उसे हम जानते हैं किस नाम से दोस्त, तो उसे हम जानते हैं सीमांत घर्षण के नाम से। सीमांत घर्षण या इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से हम क्या करते हैं, इसे हम लोग जानते हैं। तो ये हमारे पास में घर्षण के कुछ प्रकार हो जाते हैं। वन बाई वन अब हम इन्हें समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्थैतिक घर्षण कहाँ पर काम करेगा दोस्त, अगर हमारे पास कोई वस्तु विराम में है और हम उसे अगर धकेलना और खींचना चाहते हैं तो इनिशियल कंडीशन में हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो जब हम शुरुआत में ताकत लगाते हैं तो वो ताकत किस कारण से लगती है भाई, कि हमारा जो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण है वो उस वस्तु में क्या है, सापेक्षिक गति का विरोध कर रहा है, उस वस्तु की गति होने को क्या कर रहा है भाई, रोक रहा है। तो यहाँ पर काम करता है हमारा कौन सा, स्थैतिक घर्षण काम करता है। अगर हम घर्षण को लेकर बात करें तो देखिएगा, सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है जब कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए भाई, विराम में होनी चाहिए। कोई भी एक सरफेस क्या होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, विराम में होनी चाहिए।
अगर हम घर्षण को कैलकुलेट करना चाहें भाई, सीमांत घर्षण को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, तो हमने यहाँ पर एस को बीच में लिया हुआ है दोस्त। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले से हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि एफ एस बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, म्यू एस इंटू एन हमारे पास में हो जाता है, जहां पर एफ एस हमारे पास स्थैतिक घर्षण बल है, म्यू एस को हम कहते हैं दोस्त स्थैतिक घर्षण गुणांक, और एन हमारे पास में अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाती है। एन हमारे पास में अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट हम समझते हैं कि एक्चुअल में अभिलंब प्रतिक्रिया हमारे पास क्या होती है भाई। अगर सपोज हमारे पास किसी सतह पर ये ब्लॉक रखा हुआ है दोस्त, किसी सतह पर ये ब्लॉक हमारे पास में रखा हुआ है, अगर ये ब्लॉक हमारे पास में रखा हुआ है और अब हम इस पर क्या कर रहे हैं भाई, आगे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक बल लगाया दोस्त, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन का बल या घर्षण का। हमने इसको गति देने के लिए आगे की तरफ क्या करा, इसको खींचा भाई। यहाँ पर जो घर्षण काम करेगा दोस्त, घर्षण क्या करेगा, तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि वस्तु अगर आगे की तरफ जा रही है तो सापेक्षिक गति को क्या करेगा, ये विरोध करता है, तो घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ। हमने इसको खींचा कहां पर भाई, आगे की तरफ खींचा है। अब देखिएगा जो घर्षण का मान होता है वो किस तरीके से होता है। अगर हमारे पास में ये ब्लॉक है दोस्त, अगर ये हमारे पास में ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का देखिएगा दो प्रकार से इस पर बल लगेंगे। ये जो बक्सा है भाई, ये जो ब्लॉक है, इसका जो भार होगा वो भार हमेशा कहां पर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो यहां से जो बल लग रहा है भाई, जिसको हम कहते हैं वेट, है ना जी, जिसको हम कहते हैं वेट, तो इसका जो वेट या भार होगा दोस्त, भार किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो भार यहाँ पर बराबर होता है m इंटू जी के बराबर। तो भार हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब अगर भार का बल किसी भी वस्तु पर नीचे की तरफ लग रहा है, हर एक वस्तु पर भार का जो बल है वो नीचे की तरफ लगता है, तो हर वस्तु को जमीन के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन हमें न्यूटन ने बताया था गति के नियम में, तीसरे नियम में, कि जो भी प्रत्येक क्रिया होती है उसके विपरीत क्या होती है दोस्त, प्रतिक्रिया होती है। हमेशा जो भी हम एक्शन करेंगे उस एक्शन का हमेशा रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। जैसा कि अगर हम किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, हम किसी दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने दीवार के ऊपर बल लगाया, तो वापिस से दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही और विपरीत परिमाण में बल लगाती है। तो जब दोनों बल हमारे लगते हैं, एक बल आगे की तरफ लग रहा है, दूसरा उतना ही बल पीछे की तरफ लग रहा है, तो वस्तु क्या होगी भाई, रेस्ट में रहेगी। टोटल लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे कुश्ती में दो पहलवान अगर लड़ रहे हैं भाई, दोनों बराबर मात्रा में बल लगा रहे हैं, पहला दूसरे को धकेल रहा है, दूसरा पहले को धकेल रहा है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अगर बराबर है तो दोनों के हाथ बिल्कुल ऐसे फिक्स ही रहने वाले हैं, आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं आएगा, अगर दोनों समान मात्रा में बल लगा रहे हैं। तो यही हमारे पास क्रिया और प्रतिक्रिया का बल होता है। तो देखिए अगर इसका भार नीचे की तरफ लगा है भाई, तो पृथ्वी इसके ऊपर एक रिएक्शन लगाती है जिसे हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसे हम कहते हैं दोस्त अभिलंब प्रतिक्रिया, या हम इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसे आप n से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सपोज n से हमने करा तो n हमारे पास में हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, है ना जी, ये हमारे पास में हो जाएगा नॉर्मल फोर्स या अभिलंब प्रतिक्रिया के नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखिए दोनों बल इस पर बराबर लग रहे हैं, जितना वजन नीचे लगा उतना ही वजन या बल ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो जब ये बल दोनों बराबर हैं दोस्त, तो ये क्या होगा, एक संतुलन की स्थिति में हमारा आ जाएगा। ये जमीन के अंदर भी नहीं जाएगा और जमीन से ऊपर की तरफ भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो घर्षण का जो मान होता है भाई, एफएस जो होता है भाई, सीधे सीधे समानुपाती होता है नॉर्मल फोर्स के। और जब समानुपाती का चिन्ह हम यहाँ पर हटाते हैं तो एफएस का मान आ जाता है भाई हमारे पास म्यू एस इंटू एन आ जाता है, जो कि आपके पास में फॉर्मूला हो जाता है किसका, स्थैतिक घर्षण का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। सेम यही फॉर्मूला हमारे पास गतिक घर्षण में भी चलेगा, लेकिन वहां पर हमारे पास घर्षण गतिक हो जाएगा, तो हम के का यूज करेंगे सभी के आधार में, है ना जी। उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं भाई, पुशिंग अ हैवी बॉक्स, अ टॉवेल हैंगिंग ऑन अ रैक। तो एक किसी ब्लॉक को अगर आप पुश कर रहे हैं तो वहां पे काम कौन करेगा, स्थैतिक घर्षण काम करेगा। या आप किसी टॉवेल को भाई हैंडल पे टंगा हुआ टॉवेल है, इसको खींच रहे हैं, तो इस पे भी क्या काम करेगा भाई, स्थैतिक घर्षण यहाँ पर लगता है। अब जो स्थैतिक घर्षण है इसके लिए याद रखेंगे भाई कि कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस इज एट रेस्ट, कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए, आराम में या विराम में होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कि हम धक्का दे रहे हैं भाई ब्लॉक को, तो ब्लॉक में देखिएगा जो जमीन
जमीन पे रखा हुआ ब्लॉक है वो स्थिर है भाई, वो स्थिर है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हैंडल है हमारा लगा हुआ है, हैंडल हमारा स्थिर है, केवल और केवल हमारा टॉवेल क्या होगा भाई, आगे की तरफ गति करेगा। आई होप आपने यहाँ तक की चीजों को अच्छे से समझा होगा। अब हम समझते हैं आगे सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिएगा इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं दोस्त, यह स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम बल है जो एक पिंड को दूसरे पिंड की सतह पर फिसलने से ठीक पहले होता है ना जी। देखिए इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आप देखेंगे भाई एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा आपके पास में क्या है भाई, अगर आपके पास में कुछ एक इस तरह की सतह है भाई, है ना जी, इस तरीके की हमारे पास में एक सतह है और इस सतह के ऊपर हमने क्या करा, एक ब्लॉक को यहाँ पर रखा हुआ है, एक बक्से को हमने इसके ऊपर क्या करा भाई, रखा हुआ है, ये हमने इसके ऊपर बॉक्स को रखा हुआ है। अब अगर हम इसको, ये वाली जो भुजा है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो शुरुआत में तो ये क्या रहेगा भाई, विराम में रहेगा, शुरुआत में तो ये क्या रहेगा, विराम में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये जो एंगल हमने बनाया थीटा, इस थीटा को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सपोज हमने अगली कंडीशन में क्या कर दिया भाई कि इसको हमने झुकाकर कुछ इस तरीके से कर दिया, इसको हमने झुकाकर इस तरीके से कर दिया, तो इस तरीके से जैसे ही हम करेंगे हमारा जो ब्लॉक यहाँ पर रखा था भाई वो धीरे धीरे क्या होगा भाई, गति करेगा और कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल जमीन पर क्या होगा, हमारा ब्लॉक आ जाएगा। तो देखो इस स्थिति में तो ये रेस्ट पे था, लेकिन थोड़ा सा मैंने इस थीटा या झुकाव जो था, झुकाव को अगर मैंने बढ़ाया भाई, तो देखेंगे इसको हम थीटा 1 थीटा 2 कहते हैं। अगर हमने जैसे ही इसके झुकाव को थोड़ा सा उठाया, ये किस में आ गया, गति में आ गया। तो ये गति में आने के पहले जहां तक ये रेस्ट पे था, जब तक कि ये रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम करता है या जो घर्षण लगता है, उस घर्षण को हम कहते हैं कौन सा भाई, स्थैतिक सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये अपने आप में हमारे पास में क्या होता है दोस्त, तो सीमांत घर्षण को अगर हम डिफाइन करें तो देखिएगा क्या लिखा जा सकता है। अगर हम सीमांत घर्षण को डिफाइन करें भाई, तो सीमांत घर्षण को हम लिख सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है भाई, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। ये अपने आप में स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है भाई, स्थैतिक घर्षण का अपने आप में क्या है भाई, अधिकतम ये क्या है, मान है। स्थैतिक घर्षण का क्या है, अधिकतम मान है भाई। तो स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, या हम जानते हैं इसे सीमांत घर्षण के नाम से। इसको भी आप कैलकुलेट उसी फॉर्मूले से करेंगे, बस यहाँ पर वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएगी दोस्त, वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएगी किस तरीके से, F1 इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू एन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स आपके पास में आ जाएगा। इस सिंबल से अगर आप लोग परिचित नहीं है भाई, तो इस सिंबल को याद रखिएगा, ये यू जैसा सिंबल बनता है भाई, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, इसको हम पढ़ते हैं म्यू। ये हम यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं, ग्रीक भाषा का एक अल्फाबेट है जिसको हम यूज करते हैं घर्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए, घर्षण गुणांक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। तो ये जो घर्षण गुणांक हमारे पास में निकल कर आया है, ये जो घर्षण गुणांक हमारे पास में निकल कर आया है, इसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं भाई कि जो हम यूज कर रहे हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट या हम यूज कर रहे हैं घर्षण गुणांक, है ना जी, इसको हम कुछ वैल्यू देखते हैं तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है भाई। तो हम इसको कहते हैं फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, हम इसे कहते हैं। देखिएगा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमें किस चीज के विषय में बताता है भाई, अगर जो हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, म्यू अगर हमारे पास किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा है, अगर म्यू हमारे पास बहुत ज्यादा है भाई, तो वो जो सतह है भाई, वो सतह कैसी है भाई, वो सतह अपने आप में रफ सरफेस है, या इसे हम कहते हैं खुरदरी हमारे पास में क्या है भाई, सतह है। तो वो सतह हमारे पास में क्या है भाई, खुरदरी हमारे पास में सतह है ना जी। तो सतह हमारे पास में क्या है दोस्त, खुरदरी हमारे पास में सतह है। अगर किसी सतह के लिए म्यू का मान बहुत कम है, तो म्यू का मान हमें क्या बताता है भाई, तो म्यू का मान हमें बताता है कि हमारी जो सतह है वो कैसी है मेरे भाई, चिकनी सतह है। सतह हमारी कैसी है, चिकनी है ना जी। तो म्यू की वैल्यू हमें कुछ इस चीज को डिफाइन करती है भाई, म्यू की वैल्यू हमारे पास कुछ चीज को डिफाइन करती है। अब देखिएगा म्यू को हमने समझा था,
अभी हमने म्यू को समझा है कि किस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास में अगर कोई सतह है भाई, इस सतह के ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, इस सतह के ऊपर सपोज हमने किसी ब्लॉक को रखा हुआ है, ये हमारे पास सतह है भाई, इस सतह पर हमने क्या करा, एक ब्लॉक को रखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से फोर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो इस सतह पर जो भी हमारा ब्लॉक होगा भाई, इसका जो भार होगा, जो वजन होगा, वो हमेशा काम करेगा क्या, m इंटू जी के बराबर दोस्त, है ना जी। भार अपने आप में एक बल होता है जिसका मात्रक हमारे पास में क्या होगा भाई, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, है जी। न्यूटन के रूप में हम भार को बता सकते हैं, या हम बता सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में भार को हम बता सकते हैं। एक्चुअल हम यूज करते हैं द्रव्यमान की यूनिट को हम भार के रूप में बताते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरा वजन 60 किलो है भाई, तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान की यूनिट होती है, जबकि 60 किलोग्राम मेरा क्या है भाई, भार है। तो मुझे क्या कहना चाहिए वास्तव में कि मेरा जो वजन है वो 60 न्यूटन का है भाई, मेरा जो वजन है वो कितना है, 60 न्यूटन का है, क्योंकि मेरे ऊपर जो लगने वाला बल है वो 60 न्यूटन का बल लग रहा है। उसी बल को हम वास्तव में क्या कह देते हैं, भार कह देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, लेकिन मार्केट में चल रहा है तो चल रहा है भाई, है ना जी। आगे देखिएगा, अगर यहाँ पर भार लगा mg, तो इसमें ऊपर की तरफ क्या लगेगा दोस्त, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, या एक नॉर्मल फोर्स हमारा काम करेगा, जिसे हमने नॉर्मल फोर्स या अभिलंब प्रतिक्रिया के नाम से जाना है। अब देखिए ये दोनों चीजें जो होती है भाई, n का जो मान होगा वो mg के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो जो हमने यहाँ पर घर्षण के फॉर्मूले लिखे हैं, तो घर्षण को हमने क्या लिखा, F बराबर म्यू इंटू एन के रूप में लिखा है। तो n की जगह पर हम m इंटू जी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो म्यू इंटू एम जी से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के घर्षण बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि F बराबर म्यू इंटू एम जी हमारे पास में हो जाता है। चलिएगा आगे समझने की कोशिश करते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं हम आगे गतिक घर्षण के विषय में, या हम समझते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के विषय में कि हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखिएगा नाम से ही स्पष्ट है, काइनेटिक कहें या गति कहें, तो ये कहाँ पर काम करता है दोस्त, कि जब हमारे पास में दो वस्तुएं परस्पर गति में होंगी, जब दो वस्तुएं परस्पर गति में होंगी भाई, है ना जी, तो वहां पर जो काम करता है घर्षण, जो वहां पर घर्षण लगता है या जो आपको गति करने में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। घर्षण का काम भी रुकावट उत्पन्न करना है सापेक्षिक गति का। तो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी या करंट में हमने पढ़ा था भाई प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध भी क्या करता था, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता था। वही काम अगर दो सतह गति कर रही है तो वो काम कौन करता है भाई, घर्षण करता है। देखिएगा संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच गति का विरोध करता है। यह तब मौजूद होता है जब दो सतहों के बीच में गति होगी या हमारे पास में फिसलन होगी भाई। गति हमारे पास अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा टायर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, वहां पर भी गति होगी। या हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी स्लाइड पर हम स्लिप भी हो सकते हैं। तो जब स्लिप होते हैं या फिसलते हैं तब भी हमारे पास गतिक घर्षण काम करता है ना जी। या जब हम किसी में मोशन करते हैं, रोलिंग मोशन करते हैं, तो उसमें भी हमारा घर्षण काम करता है, गतिक वाला। गतिक घर्षण को कैलकुलेट भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे भाई। बस यहाँ पर गतिक है, क्योंकि गतिक है तो दर्शाने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर एन के को हमने जोड़ दिया है, के को हमने जोड़ दिया है। अब देखिएगा एफ ऑफ के, एफ आधार में के गतिक घर्षण बल होगा भाई, म्यू के हमारे पास गतिज घर्षण गुणांक होगा जो म्यू एस से कम है भाई, और एन हमारे पास अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाएगी। उदाहरण कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अगर आप किसी टेबल पर बुक्स को क्या कर रहे हैं भाई, फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ऐसे सरका के क्या करा, दूसरे को दिया है क्या भाई, एक बुक आपने दी है, तो वहां पर भी काम करेगा आपका गतिक घर्षण। या आप अगर पेन से लिखाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या काम करेगा, आपका गतिक घर्षण काम करेगा। या अगर आप आयरन कर रहे हैं, गतिक घर्षण करेगा। या आप हाथों को रफ कर रहे हैं, गतिक घर्षण यहाँ पर क्या करता है भाई, काम आपका करता है ना जी। अब देखिए जो हमारे पास गति वाला जो घर्षण होता है भाई, गतिक घर्षण जो होता है, तो गति हमने दो प्रकार से देखी हुई है। तो गति हमारे पास में देखिए कितने प्रकार से हो सकती है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली जो गति होती है भाई, गतिक घर्षण के प्रकार देखते हैं, लोटनिक घर्षण, लोटनिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिएगा किसी सतह पर लोटना या गोल गोल घूम कर जाना, जब इस प्रकार की गति हमारे पास में होगी, जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक हमारे पास में ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक के
नीचे क्या लगा हुआ है भाई, पहिए लगे हुए हैं। तो ये पहिए क्या होंगे, गोल गोल अपनी जगह पर घूमेंगे। तो इस प्रकार से जो घर्षण उत्पन्न होगा जब सतह क्या करती है, रोलिंग मोशन करती है या लोटनिक तरीके से गति करती है, एक एक सतह क्या होती है, गोल 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 अगर घूम रही है सतह, तो यहाँ पर जो घर्षण काम करता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। या अगर हमारे पास में सीधे हम किसी वस्तु को सरकाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर काम करता है दोस्त सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण या हम इसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम से स्पष्ट है भाई, रोलिंग का मतलब रोल करेगा और स्लाइड का मतलब क्या होगा भाई, फिसलाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास में घर्षण को लेकर कुछ प्रकार यहाँ पर हो जाते हैं। आई होप आप अब इन प्रकारों को समझ गए होंगे। अगली हम बात करते हैं भाई कि अगर हमें घर्षण को कहीं पर कम करना है दोस्त, अगर हमारे पास कहीं पर घर्षण हो रहा है तो घर्षण को कम करने के लिए हम किन किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, है ना जी। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप किसी लुब्रिकेंट का यूज करें, आप किसी ना किसी स्नेहक पदार्थ का उपयोग करें, है ना जी। ताकि जैसे आप किसका यूज कर सकते हैं, मोटरों में आप ऑयल को डालते हैं, जेल का यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन का, तेल का, ग्रीस का, मोम का, इनका आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ का आप यूज कर सकते हैं जिनमें चिकनाई हो, तो चिकनाई से क्या होगा भाई, घर्षण क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। आपने देखा होगा कि जो हम बेरिंग्स लगाते हैं, किसी भी मोटर्स या किसी भी मशीन में बेयरिंग लगाए जाते हैं भाई, टू व्हीलर्स में भी बहुत सारे बेरिंग्स होते हैं। तो बेयरिंग्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, ग्रीस को भरते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे सिलेंडर या छोटे छोटे आपके पास स्फेयर या छर्रे जिसको हम कह देते हैं, वो हमारे पास में होते हैं। वो क्या करते हैं, रोलिंग मोशन करते हैं। तो रोलिंग मोशन करने के कारण रोल होते हैं, गोल गोल घूमते हैं अपनी जगह पर। तो वहां पर घर्षण को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तेल या ग्रीस का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और भी मल्टीपल टाइप के पदार्थ आते हैं। गाड़ियों में आपने देखा होगा कि इंजन में ऑयल डाला जाता है। ऑयल क्या काम करता है दोस्त, तो ऑयल वहां पर जो हमारे पास पिस्टन गति करता है ऊपर नीचे, उसमें भी क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करने का काम करेगा, घर्षण को कम करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये हमारे पास में घर्षण को कम करने की कुछ विधि है। और भी हम तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं, कुछ और तरीके हम अपना सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए। जैसे हम किसी सतह के ऊपर क्या कर सकते हैं भाई, पॉलिश कर सकते हैं, या उसके ऊपर हम तेल का क्या कर सकते हैं, एक लेयर चढ़ा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। या अगर आपने देखा होगा कि कैरम जब आप खेलते हैं तो कैरम में आप क्या करते हैं भाई, पाउडर का उपयोग करते हैं। एक पाउडर आप उस पर डालते हैं, वो पाउडर काफी ज्यादा चिकना आपका होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, घर्षण को कम करता है। क्योंकि कैरम बोर्ड तो नॉर्मल आपका प्लाईवुड से बना होता है, लेकिन प्लाईवुड के ऊपर जब आप पाउडर छिड़कते हैं तो उस पाउडर के कारण क्या होगा भाई, सतह पर घर्षण कम हो जाएगा, बहुत चिकनी सी सतह हो जाएगी और आप बहुत आसानी से कैरम खेल पाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपने भी देखा होगा कि दरवाजों के जो कब्जे होते हैं भाई, अगर वो आवाज कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, इसका मतलब दो सतह एक दूसरे से बार बार घिस रही है। तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं यहाँ पर, तो ऑयल का आप उपयोग करते हैं, या सतह को आप देखिए चिकना भी यहाँ पर क्या करते हैं भाई, बनाते हैं। तो ये हमारे पास में घर्षण को लेकर कुछ चीजें हो जाती है, घर्षण को लेकर कुछ चीजें हमारे पास में हो जाती है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी नत समतल पर चीजें झुकी हुई है भाई, तो वहां पर किस तरीके से घर्षण काम करता है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास कहीं पर कुछ इस तरीके की सतह है भाई, इस तरीके की सतह है, तो इसको हम कहते हैं भाई नत समतल या झुकी हुई सतह हम इसे कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो देखिएगा, अगर हमारे पास में नत समतल है भाई, या इंक्लाइंड हमारे पास में प्लेन है दोस्त, है ना जी, ये हमारे पास में नत समतल है, या इसे हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हमारे पास में एक इंक्लाइंड क्या है दोस्त, प्लेन है। अब इसके ऊपर जो लगने वाला घर्षण है, इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घर्षण काम करता है, किस तरीके से यहाँ पर घर्षण काम करता है भाई, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को रखा दोस्त, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमने यहाँ पर क्या करा, एक ब्लॉक मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सपोज मैंने इसको यहाँ पर रखा भाई, ये हमने यहाँ पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है। इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पर रखा। अब देखो, इस ब्लॉक पर लगने वाले बल कैसे काम करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले बल किस तरीके से काम करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं दोस्त, है ना जी, इसको हम लोग समझते हैं। सपोज ये मैंने यहाँ पर रखा दोस्त एक ब्लॉक को, है ना जी, ये ब्लॉक हमने रखा हुआ है, इस सतह के ऊपर ये बॉक्स हमारा क्या है, रखा हुआ है। तो देखिएगा, इसका जो भाई बात करें कि सारा का सारा द्रव्यमान हम एक पॉइंट पर केंद्रित मानते हैं, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र के नाम से भी जानते हैं, है ना जी। अब जो इसका भार लगेगा दोस्त,
पृथ्वी क्या है, हर एक वस्तु को नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा खींचती है। तो इसके ऊपर जो भार लगने वाला है भाई, ये भार इसका नीचे की तरफ लगेगा W, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, mg के रूप में दर्शाते हैं। तो mg इसमें हमेशा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब आपने देखा होगा, अगर आप इस तरह से झुकी हुई सतह पर, सपोज ये हमारे पास थीटा कोण पर झुकी हुई है भाई, ये थीटा कोण पर क्या है, झुकी हुई है, इसके ऊपर बल हमेशा लगेगा नीचे की तरफ, वजन तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब ये वस्तु आप देखेंगे कि बिना कुछ बल लगाए भी क्या होगी, धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लिप होते जाएगी। आप स्कूलों में स्लाइड पर चढ़े होंगे, स्लाइड पर आप ऊपर की तरफ बैठते हैं और जैसे ही आप वहां से थोड़ा सा स्लिप होते हैं भाई, अपने आप नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ जब आपकी गति हुई तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बल जरूर लगा होगा, उस बल को लेकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संपर्क की सतह ये है भाई, संपर्क की सतह पर एक बल काम करता है जिसे हमने कहा है नॉर्मल फोर्स या अभिलंब प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। अब देखिएगा ये वस्तु धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेगी भाई। अगर नीचे की तरफ ये वस्तु जाएगी तो जो गतिक घर्षण हमारा लगेगा भाई, घर्षण यहाँ पर लगेगा पीछे की तरफ। स्टैटिक मान लेते हैं कि पहले हमारी विराम में है भाई, तो घर्षण यहाँ पर कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो ये जो घर्षण यहाँ पर लग रहा है, इसकी हम वैल्यू ही लिख देते हैं कि F बराबर म्यू इंटू एन कहाँ पर लगेगा भाई, पीछे की तरफ, क्योंकि गति कहाँ पर होगी, आगे की तरफ गति होने वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा तीन चीजें तो 90 डिग्री के एक्सेस पर है, लेकिन ये जो mg है भाई, ये 90 डिग्री के एक्सेस पर नहीं है। mg हमारा 90 डिग्री के एक्सेस पर नहीं है। यहाँ पर कोण थीटा है, यहाँ पर भी कोण थीटा होगा। तो त्रिकोणमिति की सहायता से यहाँ पर क्या किया जाता है, घटकों को तोड़ा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर घटक तोड़ते हैं दोस्त, तो आप केवल ये फिगर याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि mg साइन थीटा क्या करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, और यहाँ पर जो घटक काम करता है भाई, वो करता है mg cos थीटा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सॉरी दोस्त। तो देखिएगा जो आपके पास mg साइन थीटा यहाँ पर काम कर रहा है भाई, ये जो mg साइन थीटा यहाँ पर देखेंगे कि mg का, उसके भार का ही कुछ हिस्सा क्या है, इसको भार का ही कुछ हिस्सा इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है। नीचे की तरफ क्या कर रहा है भाई, नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। तो नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, लाने की ये क्या करेगा, कोशिश यहाँ पर करता है। ठीक है। तो नत समतल के ऊपर अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वस्तु रखी है तो वो स्वतः ही क्या होती है भाई, नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ स्लिप होती है। तो उसको नीचे की तरफ लेकर आने का काम कौन करता है, तो जो उसका भार होगा mg, उसी mg का जो साइन थीटा घटक होता है भाई, वो उसे क्या करता है, नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करता है। तो यही जो mg साइन थीटा है, इसको याद रखेंगे, ये mg साइन थीटा ही कारण बनेगा किसका भाई, वस्तु के नीचे आने का, है ना जी, वस्तु के फिसल कर नीचे आने का कारण बनेगा। ये कौन बनेगा, वस्तु के फिसल कर नीचे आने का क्या बनता है दोस्त, फिसल कर नीचे आने का क्या बनता है, ये कारण हमारे पास में बनता है। नीचे आने का कारण ये बनता है, नीचे आने का कारण ये बनता है। mg साइन थीटा क्या है, वस्तु के नीचे आने का क्या है भाई, कारण हमारे पास में हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो गई होंगी। यहाँ तक की चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्या करना है भाई, याद यहाँ पर रखना है, याद यहाँ पर रखना है। इसके बाद में हमारे पास में दो प्रकार के एंगल्स निकल कर आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं एंगल ऑफ रेस्ट को लेकर। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में हो जाता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें दोस्त एंगल ऑफ रेस्ट की, एंगल ऑफ रेस्ट है ना जी, इसको हम कहते हैं दोस्त विराम कोण। इसको हम जानते हैं किस नाम से, तो इसको हम जानते हैं विराम कोण के नाम से। ये कोण कौन सा होता है भाई, तो देखिएगा दोस्त, ये जो एंगल हमारे पास में होता है, ये एंगल हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है कि सपोज मेरे पास में एक यहाँ पर ये प्लेन है भाई, ये हमारे पास में एक प्लेन है, और इसमें क्या है भाई, कोई ना कोई वस्तु हमारे पास में क्या है, विराम में रखी हुई है दोस्त, विराम में रखी हुई है ना जी। तो एक वस्तु हम यहाँ पर ले लेते हैं और इस वस्तु को हम क्या करते हैं, विराम में यहाँ पर रख लेते हैं ना जी, विराम में हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक क्या करा, एक ब्लॉक को मैंने लिया है, इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक और दूसरे ब्लॉक को ऐसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉक और लिया, इसको मैंने इसके ऊपर क्या करा दोस्त, इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब अगर इन दोनों के बीच में हम बात करें कि ये क्या है भाई, अगर ये विराम में रखा हुआ है, देखिएगा अगर ये यहाँ पर विराम में है दोस्त, अगर ये विराम में है तो देखिए बल तो इसके ऊपर वैसे ही लग रहे होंगे। यहाँ पर लग रहा होगा आपके पास में क्या भाई, यहाँ पर आपके पास एक बल लगेगा नीचे की तरफ क्या, mg,
है ना जी, नीचे लगेगा mg, ये तो क्लियर है सभी को। mg का एक घटक भी यहाँ पर टूटने वाला है, एक घटक mg का यहाँ पर टूटने वाला है। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिएगा जो अभिलंब की प्रतिक्रिया लगेगी भाई वो सतह के लंबवत लगता है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लगेगा। जो फ्रिक्शन आपका लगेगा दोस्त F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, पीछे की तरफ लगेगा, और वस्तु हमारी गति करने चाहिए कहाँ पर, आगे की तरफ करनी चाहिए। तो आगे की तरफ क्या लगेगा दोस्त, हमने अभी निकाला था कि mg साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, आगे की तरफ लगेगा, आगे की तरफ यहाँ पर mg साइन थीटा यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर जो थीटा कोण बनता है भाई, है ना जी, तो प्लेन का वह कोण या नत समतल का झुकाव, वह झुकाव कोण, है ना जी, अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो ये हमारे पास में आ जाएगा कि वह झुकाव कोण कि जिसमें वस्तु क्या हो भाई, विराम में रहे, वह झुकाव कोण जिसमें जो वस्तु हो दोस्त, जिसमें वस्तु हमारे पास में क्या रहे भाई, वस्तु विराम में रहे, वस्तु क्या रहे दोस्त, विराम में रहे, उसे हम क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। विराम में रहे उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रेस्ट, या हम इसे कहते हैं विराम कोण के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर हम इस प्लेन को देखिएगा, अगर ऐसे रखा है भाई, धीरे धीरे और इसको ऐसा झुकाते जाएं और इसका झुकाव बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, वस्तु फिसलने लगेगी। लेकिन अगर वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो विराम की अवस्था में जो मैक्सिमम कोण या अधिकतम कोण आपके पास में बनेगा उसे आप क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। और जो अगर हमारे पास विराम कोण है भाई, तो विराम कोण का मान हम लिख सकते हैं, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर भी हम सारी चीजें अल्फा में कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम सारी चीजें क्या करते हैं भाई, अल्फा में हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर एंगल अल्फा है दोस्त, जो झुकाव है वो अल्फा है, तो म्यू बराबर मेरे पास में हो जाता है टेन अल्फा, म्यू बराबर हमारे पास में हो जाता है टेन अल्फा। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन बन सकता है भाई कि अगर किसी नत समतल का जो झुकाव है, जो हमारे पास इंक्लाइनेशन है भाई, झुकाव अगर हमारे पास में 60 डिग्री है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि म्यू बराबर हमारे पास में क्या हो जाता है दोस्त, टेन अल्फा हो जाता है। और टेन अल्फा का मान हमें कितना दिया गया है, तो टेन 60 डिग्री हमारे पास में गिवन है, और टेन 60 का मान कितना हो जाता है दोस्त, करनी 3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 यहाँ पर क्या है, घर्षण गुणांक है, काफी ज्यादा घर्षण गुणांक है, मतलब सतह कैसी है भाई, बहुत ज्यादा क्या है भाई, खुरदरी सी हमारे पास में सतह है, खुरदरी सी हमारे पास में सतह है ना जी। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड अगर हम बात करें भाई, तो आगे हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात हमें करनी है। तो अगला कोण देखिएगा, अगला हमारे पास में आता है दोस्त, तो अगला हमारे पास में आ जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगला हमारे पास में आ जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हम जानते हैं घर्षण कोण के नाम से, जिसे हम जानते हैं घर्षण कोण के नाम से। अब देखिएगा ये जो घर्षण कोण हमारे पास में होता है भाई, है ना जी, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए भाई क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारे पास में सपोज अगर हम घर्षण बल को लेकर बात करते हैं, घर्षण कोण को लेकर बात करते हैं, तो अगर सपोज मेरे पास में एक ब्लॉक है दोस्त, एक मेरे पास में ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक में अगर हम बात करें कि ये हमारे पास में एक कोई सतह यहाँ पर रखी हुई है, ये हमारे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो देखिए घर्षण जो हमारे पास में कोण बनता है वो बनता कहाँ पर है, तो इसको समझेंगे। इस पर लगने वाले बलों को लेकर बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर भाई नीचे की तरफ भार इसका लगेगा, W बराबर क्या लगेगा दोस्त, mg हमारे पास में लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई, एक नॉर्मल फोर्स हमारे पास में लगेगा। अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं आगे की तरफ, हम इसको खींच रहे हैं आगे की तरफ, तो घर्षण बल कहाँ पर लगेगा दोस्त, तो F बराबर म्यू इंटू एन हमारे पास में लगेगा कुछ यहाँ पर। वस्तु आगे की तरफ जा रही है तो घर्षण लगेगा पीछे की तरफ, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो अब देखिएगा जो नॉर्मल है और जो फ्रिक्शन है, नॉर्मल है और जो घर्षण है भाई, इन दोनों घर्षण को देखिएगा, अगर आप यहाँ पर किसी वस्तु को इस तरीके से खींचते हैं, जैसे सपोज आपने किसी वस्तु पर एक बल ऊपर की तरफ लगाया,
एक बल आपने इस तरफ लगाया भाई, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर है, और जो घर्षण का फोर्स है वो आपके पास में यहाँ पर है। तो इन दोनों को जब आप खींचेंगे, किसी वस्तु को आप, अगर आपने एक खंबे को यहाँ पर गड़ाया बीच में और दो तरफ से आप रस्सी बांध के इसको खींच रहे हैं, तो खंबा टूट के किस दिशा में जाएगा दोस्त, तो वो जाएगा कुछ इस दिशा में। तो ये हमारे पास में बन जाता है इन दोनों का परिणामी। जब दो बल अगर 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत तरफ खींच रहे हैं, तो वस्तु कहाँ पर जाएगी भाई, आगे की तरफ जाएगी। कुछ आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक आपने रस्सी लिया भाई, दो तरफ से आपने पकड़ा, यहां पर आपने क्या करा दोस्त, एक बॉल को रखा, एक आप इस तरफ खींचिए, एक आप इसको इस तरफ खींचिए। जब आप इसको खींचेंगे तो ये वस्तु किस तरफ जाएगी दोस्त, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये हमारे पास में परिणामी बल निकालने का कंसेप्ट होता है। थ्योरेटिकली या सदिश बीजगणित जब हम बहुत डीप में फिजिक्स को पढ़ते हैं तो उसकी सहायता से भी हम इसकी डायरेक्शन सहित कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा मेरे भाई, इन दोनों का जो भी परिणामी होगा, इन दोनों का परिणामी आर यहां पर आएगा, और यही आर जो एन के साथ में कोण बनाता है, इसे हम कहते हैं दोस्त घर्षण कोण। यहां पर हम क्या कहते हैं, थीटा हमारे पास में क्या हो जाता है, तो घर्षण कोण हमारे पास में हो जाता है। और अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो आप याद रखेंगे कि जो आपके पास थीटा की वैल्यू होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, कि थीटा की वैल्यू हमेशा अल्फा के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में घर्षण कोण होता है वही वैल्यू हमारे पास में किसकी भी होती है भाई, तो विराम कोण की भी वही वैल्यू हमारे पास में हो जाती है। विराम कोण की भी वही वैल्यू हमारे पास में हो जाती है। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसे हम कहते हैं भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके बराबर हो जाता है दोस्त, तो एंगल ऑफ रेस्ट के बराबर हो जाता है। एंगल ऑफ रेस्ट के बराबर हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट हमारे लिए हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन का जो पोर्शन है दोस्त, इसमें आपको कुछ इतनी चीजें याद रखनी है ना जी। फ्रिक्शन में कुछ इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा कैसे किया जा सकता है ना जी। ज्यादा करने के भी आपके पास कुछ पॉइंट हो सकते हैं भाई, ज्यादा करने के भी कुछ पॉइंट आपके पास में हो सकते हैं, है ना जी। कैसे ज्यादा कर सकते हैं भाई, तो रेत मिलाकर कर सकते हैं। रेत मिलाकर भी आप क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सतह का अगर आप खुरदुरापन बढ़ाते हैं तो वहां से क्या किया जा सकता है, घर्षण को कम किया जा सकता है ना जी। अब देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मिनिमम फ्रिक्शन किस प्रकार में होता है, कहां पर मिनिमम फ्रिक्शन होता है, तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो मिनिमम फ्रिक्शन होता है भाई, मिनिमम फ्रिक्शन को लेकर बात करते हैं, तीन प्रकार से तो हमने देखा था मिनिमम फ्रिक्शन। या अगर हम बात करें भाई न्यूनतम घर्षण कहाँ पर होता है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेगा कि मिनिमम फ्रिक्शन किस प्रकार की गति में होता है दोस्त। तो जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें हमेशा हमारे पास में मिनिमम फ्रिक्शन होता है भाई। रोलिंग फ्रिक्शन जहां पर भी होगा, लोटनिक घर्षण जो हमारे पास में होगा भाई, उसमें हमारे पास में क्या होता है, सबसे कम घर्षण होता है। इसीलिए हम जहां पर घर्षण को कम करना होता है वो हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जहां पर घर्षण को कम करना होगा वहां पर हम बेरिंग का उपयोग करते हैं, वेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो अगर हम घर्षण को लेकर बात करें कि घर्षण का अगर हम सीक्वेंस जमाना चाहें, तो सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है दोस्त वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन में। वो होता है दोस्त किसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। या सीमांत घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। सीमांत के बाद में अगर हम देखें तो इससे थोड़ा सा कम किसमें होगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन में। इससे थोड़ा सा कम हमारे पास में किसमें होता है दोस्त, स्टैटिक में। स्टैटिक के बाद में किसमें होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में, उससे थोड़ा सा कम घर्षण होगा। और सबसे कम फ्रिक्शन कहां पर होता है दोस्त, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास सबसे कम होता है। हिंदी में अगर इनकी बात करें तो देखिएगा, सबसे कम घर्षण कहां पर होता है भाई, सीमांत घर्षण में सबसे कम घर्षण होता है। सीमांत के बाद में हमारे पास में आता है स्थैतिक की बारी आती है। सीमांत के बाद में स्थैतिक की बारी आती है। स्थैतिक के बाद में हमारे पास में गतिक की बारी आती है। और गतिक के बाद में सबसे कम जो घर्षण होता है दोस्त, तो सबसे कम घर्षण होता है हमारे पास लोटनिक घर्षण में। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो घर्षण का जो हमारे पास पोर्शन होता है, कुछ इतना हमारे पास में घर्षण को लेकर पोर्शन हो जाता है ना जी। घर्षण का पोर्शन हमारे पास में कुछ इतना हो जाता है ना। और अगर हम बात करें आगे तो देखिएगा,
कुछ चीजें भाई, स्थैतिक घर्षण का जो मान है वो क्या होता है, वो स्वयं ही अपने मान को क्या है एडजस्ट करते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सीमांत घर्षण में सबसे ज्यादा घर्षण होता है, और गतिक घर्षण जो हमारे पास में होता है भाई, ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर आप किसी सतह पर चल रहे हैं तो गतिक घर्षण का मान हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास में बनी रहती है। तो ये हमारे पास में कुछ पोर्शन था भाई घर्षण को लेकर। अब आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं किसके विषय में, गुरुत्वाकर्षण के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। घर्षण और गुरुत्वाकर्षण साथ में दिया हुआ है, तो अगली क्लास से हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन को। आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी आप एक बार इसके बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से आप इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।